Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of economy, that is Credit Suisse 54 billion lifeline gives global banks tentative respite. अब आपको न्यूज़ में देखने को मिला होगा कि जो सिलिकॉन वैली बैंक है प्लस जो मेजॉरिटी ऑफ द टू बैंक्स आपको यूएसए में देखने को मिलते हैं, दे आर ऑन द वर्ज ऑफ क्रैशिंग. ऐसे ही अब जो एपी सेंटर है वो शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स यूरोप. सो वहाँ पर आपको क्रेडिट स्विस देखने को मिलता है जो कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक है. वो भी ऐसा कहा जा रहा है कि डूबने की कगार पे है. तो यहाँ पर हेल्प की गई है स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट की द्वारा, जहाँ पर उनको 54 बिलियन की लाइफलाइन दी गई है और यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट है वो दोबारा बिल्ड करने की कोशिश की गई है. अब आपने रिसेंटली यहाँ पर न्यूज़ में सुना होगा कि जो हमारे आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, उनको गवर्नर ऑफ द ईयर दिया गया है एंड दैट इज़ अ ह्यूज न्यूज़. यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करते हैं या वर्ल्ड बैंक्स की बात करते हैं वो एक डिटोरेटिंग पोजीशन में है, लेकिन अगर हम अपने आरबीआई की बात करते हैं, अपने बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, तो हम एक अच्छी स्पॉट पे देखने को मिल रहे हैं. राइट. सो इसीलिए ये जो न्यूज़ है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है. प्लस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, अगर हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो बेसल नॉर्म्स, स्पेशली जो हम बेसल 3 की बात कर रहे हैं, ये बैंक्स डूब क्यों रहे हैं? क्योंकि जो बेसल 3 के नॉर्म्स हैं, गाइडलाइंस हैं, ये उनके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रहे. तो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसल 3 नॉर्म्स. वहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. प्लस यहाँ पर ये पूछ सकते हैं कि ये जो फेलियर हो रहा है बैंक्स का, इससे इंडिया पे क्या इफेक्ट होगा. सो हम देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों था. सो आप देख सकते हैं, क्रेडिट स्विस sought to shore up its liquidity and restore investor confidence on Thursday by borrowing up to 54 billion from Switzerland Central Bank. ये हम बात कर चुके हैं. क्रेडिट स्विस एक्चुअली में एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो कि आपको यूरोप में देखने को मिलता है, स्विट्जरलैंड बेस्ड है. सो यहाँ पर ये डूबने की कगार पे है. इसी को हेल्प करने के लिए जो स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक है उन्होंने मदद की है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है मार्केट में, वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बना रहे और मल्टीपल बैंक फेलियर यहाँ पर ना हो. तो यहाँ पर हमने देखा है कि यूएसए के जो मेजॉरिटी बैंक्स हैं, अगर हम सिलिकॉन वैली बैंक की बात करते हैं या फिर सिग्नेचर बैंक की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो एपी सेंटर है वो शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है इनटू दी यूरोप. राइट. सो इसीलिए इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ कंसर्न. आगे हम चलते हैं. अगर हम बात करते हैं क्रेडिट स्विस ग्रुप की, तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये एक तरह का क्या है, इन्वेस्टमेंट बैंक है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म फाउंडेड एंड बेस्ड इन स्विट्जरलैंड. सो स्विट्जरलैंड में ही बेस्ड है. अगर हम इसके ऑफिस की बात करते हैं तो जितने भी मेजर फाइनेंशियल सेंटर्स अराउंड दी वर्ल्ड है, यहाँ पर आपको 9 ग्लोबल जो बल्ज ब्रैकेट बैंक्स होते हैं, दे प्रोवाइड सर्विसेज इन देम. सो एक तरह से अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करते हैं तो बहुत बड़ा बैंक है यूरोप का. तो अगर ये डूब जाता है तो ऐसा कहा गया है कि मल्टीपल बैंक फेलियर हो सकता है. राइट. ऐसी अगर हम क्रेडिट स्विस की बात करते हैं तो रिसेंटली हेडलाइंस बनी थी कि जो रघुराम राजन है उन्होंने भी यहाँ पर कंसर्न शो किया था कि जो क्रेडिट स्विस बैंक है इसका इफेक्टिवली अपना कोर फंक्शन नहीं है, जिसकी वजह से पूरी प्रोबेबिलिटी है कि क्रेडिट स्विस डूबेगा. राइट. ऐसी अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की, इट कंसिडर्स इट टू बी अ ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक. वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए, हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स देखने को मिलते हैं, चाहे फिर हम एचडीएफसी की बात करें, आईसीआईसीआई की बात करें और एसबीआई की बात करें. तो ये वाले जो बैंक्स हैं, अगर ये किसी इकोनॉमी के फेल करते हैं तो यहाँ पर आपको ह्यूज रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है. तो इसको जो आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड है, क्रेडिट स्विस को कहता है कि ये ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक है. तो इसको मेंटेन करना, रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर ये बैंक डूबा तो आपको रिपल इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे. Right. So Credit Suisse was founded in 1856 to fund the development of Switzerland's rail system. Actually में ये क्यों बनाया गया था? 1856 में बनाया गया था, जिससे कि जो स्विट्जरलैंड का रेल सिस्टम है वो हम कर पाए. राइट. सो इट इशूज लोन्स दैट हेल्प क्रिएट स्विट्जरलैंड्स इलेक्ट्रिकल ग्रिड एंड द यूरोपियन रेल सिस्टम. तो वहाँ से आपको इसकी प्रोमिनेंस देखने को मिलती है कि इन्होंने लोन्स प्रोवाइड करे हैं गवर्नमेंट को, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है. Right. So this is the story behind Credit Suisse Group.
सो अगर हम यूरोप के एपिसेंटर की बात करते हैं, अब एक्चुअली में फोकस में क्या आ चुका है, यूरोप आ चुका है। तो आप देख सकते हैं द कंसर्न्स अबाउट क्रेडिट स्विस एडेड टू द ब्रॉडर फियर्स स्पार्क्ड बाय द लास्ट वीक्स कोलैप्स ऑफ सिलिकॉन वैली बैंक एंड सिग्नेचर बैंक विच आर 2 US मिड साइज फर्म्स। इसीलिए यहाँ पर आपको कंसर्न होता हुआ दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए गए हैं। जब आप लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब क्या है, जिन्होंने भी लोन ले रखा है उनको यहाँ पर वापस करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि रैपिडली राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स हैव मेड इट हार्डर फॉर सम बिजनेसेस टू पे बैक, जिसकी वजह से अब ये सोचा जा रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट्स हम स्पाइक कर रहे हैं इसमें स्पाइक ना देखने को मिले। राइट, सो द सेंटर इज शिफ्टिंग फ्रॉम USA टू यूरोप। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड है दैट इज डिस्टर्ब्ड। अब सबका मेजर कंसर्न क्या है, जो बेसल नॉर्म्स थी, बेसल नॉर्म 1, 2 एंड 3। अगर हम बेसल 3 की बात करते हैं तो वहां पर जो नॉर्म्स बनाए गए थे वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद बनाए गए थे। तो वहां पर कुछ कंडीशंस और गाइडलाइंस दी गई थी किसी भी बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। अब यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि जो बेसल 3 की नॉर्म्स हैं, ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड के बैंक्स हैं ये प्रॉपर्ली कंफर्म नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको बैंक फेलियर देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बेसल नॉर्म्स की। अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं, व्हाट आर दे? सो बेसल नॉर्म्स, जिनको हम बेसल अकॉर्ड्स भी कहते हैं, दे आर इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेशंस व्हिच आर इशूड बाय द बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। सो यहाँ पर एक कमेटी है जिसने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं। वो गाइडलाइंस क्यों बनाई गई हैं? टू रेगुलेट द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि जब तक आपका बैंकिंग सिस्टम सिक्योर नहीं है तब तक आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। जब भी कोई कैटास्ट्रॉफ, डिजास्टर का सिचुएशन आएगा तो हम एक्सटर्नल शॉक्स बियर नहीं कर पाएंगे और एट द एंड आपकी इकोनॉमी फेल कर जाएगी। राइट, सो यहाँ पर बैंकिंग कमिटी, जो आपकी बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन है, उन्होंने बेसल नॉर्म्स बनाए थे। अब बेसल नॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 कैटेगरीज में आपको देखने को मिलते हैं, बेसल 1, बेसल 2 एंड बेसल 3। सो यहाँ पर इनका मेजर गोल क्या है वो आप देख सकते हैं, टू स्ट्रेंथन द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम, कि जो इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है वो स्मूथली काम करता रहे, जिसकी वजह से आपको दोबारा फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को ना मिले। राइट, आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। देखिए, हम बात कर रहे हैं कि आपके यूरोपियन बैंक्स, US बैंक्स फेल कर रहे हैं, लेकिन न्यूज़ में ये था कि जो इंडियन बैंक्स हैं उन पे इसका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। वो क्यों नहीं मिलेगा उसका भी रीज़न समझ लेते हैं। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स में हाउस होल्ड यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलती हैं। जो हाउस होल्ड सेविंग्स हैं दे आर, जस्ट अ सेकेंड, ओके, सो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपको इसका इफेक्ट इंडिया में इतना ज़्यादा देखने को क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पर हाउस होल्ड सेविंग्स ज़्यादा हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो आम जनता है वो एकदम से अपना सारा पैसा निकालेगी नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो बैंक फेलियर हो रहा है इन USA और इन यूरोप, इसका ज़्यादा इफेक्ट आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। राइट, क्यों? क्योंकि दे आर सिक्योर। अब हम बात कर लेते हैं बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की, जिन्होंने बेसल नॉर्म्स को जारी किया है जिससे कि इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम सिक्योर रहे। सो अगर हम बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन की बात करते हैं तो इट इज द प्राइमरी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर फॉर द प्रूडेंशियल रेगुलेशन ऑफ बैंक्स, जहां पर आपको एक फोरम प्रोवाइड किया जाता है फॉर रेगुलर कोऑपरेशन। तो जितने भी इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम्स हैं वो स्मूथली काम करें, उन्हीं के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी। वो कमेटी ने क्या लॉन्च किया है, दैट इज बेसल नॉर्म्स। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। राइट, ऐसे ही इट वॉज एस्टैब्लिश बाय द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ द ग्रुप ऑफ 10 कंट्रीज इन 1974। बनाया गया था 1974 में, जिसमें 10 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, जो भी उनके सेंट्रल बैंक गवर्नर्स हैं। यहाँ पर इसको एक्सपैंड किया गया है और अराउंड 40 to 50 मेंबर स्टेट्स अब आपको देखने को मिलते हैं।
अब हम देखते हैं व्हाई दीज नॉर्म्स। सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि क्यों हम ये नॉर्म्स को पढ़ें। तो आप देख सकते हैं बैंक्स लेंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोअर्स एंड ईच कैरीज इट्स ओन रिस्क। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लोन डिमांड कर रहा है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो उस लोन को फुलफिल कर पाएगा, वापस कर पाएगा कि नहीं, तो उससे एसोसिएटेड आपको रिस्क देखने को मिलते हैं। दे लेंड द डिपॉजिट्स ऑफ द पब्लिक as well as money raised from the market, that is equity and debt। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि अगर बैंक्स लेंड कर देते हैं हाई रिस्क में तो उनका पैसा वापस आने में दिक्कत होगी, जिसकी वजह से जो बैंकिंग रेगुलेशन सिस्टम है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा। सो दिस एक्सपोजेस द बैंक्स टू अ वैरायटी ऑफ रिस्क्स ऑफ डिफॉल्ट। सो डिफॉल्ट करने के बहुत से रास्ते हो सकते हैं। क्या पता उन्होंने जिसको लोन दिया है वो हाई रिस्क हो, इसका मतलब उन्होंने कोलैटरल कोई ना दिया हो, जिसकी वजह से बैंक को लॉस हो सकता है। प्लस ये इन्वेस्ट करते हैं मार्केट्स में भी, इक्विटी में, डेट में। तो यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है अगर अप एंड डाउन जा रही है तो आपको बैंक के प्रॉफिट्स भी अप एंड डाउन होते हुए दिखेंगे। सो इसीलिए ये नॉर्म्स को पब्लिश किया गया था कि अगर हम बैंकिंग रेगुलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके नॉर्म्स को सेट करना चाहते हैं, तो ये बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर हर बैंक चलेगा तो बैंक फेलियर नहीं होगा, राइट। सो इकोनॉमिक क्राइसिस आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सो द बेसल कमिटी हैज issued 3 sets of regulations which are known as Basel 1, Basel 2 and Basel 3। So यहाँ पर हम Basel 1 के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए ये वाला जो टॉपिक है, it becomes important for your prelims point of view। So prelims के लिए ये वाले टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो ये अगर हम बेसल 1 की बात करते हैं, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1988 में। यहाँ पर इट फोकस्ड ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बैंक के पास 100 रुपीज डिपॉजिट हुए। अब यहाँ पर बैंक को प्रॉफिट कैसे होता है? लोन देके। अब यहाँ पर जो भी लोन लेने आया है उसकी क्रेडिट वर्थ देखी जाएगी। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास एक इंडिविजुअल आया है जिसके पास कोलेट्रल है, वो कहता है मेरा कोलेट्रल रख लो और मुझे ये लोन दे दो, तो बैंक कहेगा ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोलेट्रल है। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल आता है, उसके पास वो कहता है मेरे पास कोलेट्रल नहीं है बट मुझे ये 100 रुपीज़ आप लेंड कर दीजिए, तो यहाँ पर जो लोन दिया जा रहा है बैंक के द्वारा वो हाई रिस्क का है। हाई रिस्क का मतलब क्या है कि अगर वो अपनी पेमेंट्स पे डिफॉल्ट कर देता है तो ये बैंक का जो पैसा है ये वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट रिस्क की बात करी गई है कि अगर आप क्रेडिट दे रहे हैं तो आपको ये जज करना पड़ेगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो मैंने लोन दिया है वो वापस आ जाएगा, और अगर वापस नहीं आता है तो मेरे उसके हमने बैंक ने उस इंडिविजुअल से क्या कोलेट्रल ले रखा है जिससे कि बैंक की भरपाई हो जाए, राइट। सो दिस इज बेसल 1 नॉर्म्स। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बेसल 2 की, सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रेडिट रिस्क क्या है? इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम अ बोरोअर्स फेलियर। सो अगर जिसने बोरो किया है अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी जज की जाती है कि कितना रिस्क है अगर हम एक हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल को देंगे और एक लो नेट वर्थ इंडिविजुअल को देंगे। तो यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि जो आपकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए दैट शुड बी फिक्स्ड एट 8% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो अपना लोन दिया है, एक्चुअली में बैंक जो लोन देता है वो बैंक के लिए क्या है? एसेट है, क्योंकि वहीं से तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो यहाँ पर हर लोन के पीछे कितना रिस्क है अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो बैंक का कैपिटल है वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? दैट इज 8%। It should be at least 8% to the risk weighted assets। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो यहाँ पर आप रिस्क वेटेड एसेट्स के बारे में देख सकते हैं। सो अगर हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल अपॉन रिस्क वेटेड एसेट्स। रिस्क वेटेड एसेट्स का मतलब ही ये होता है कि बैंक ने जो लोन्स दिए हैं, वो जो बैंक के लोन है वो एक्चुअली में उनके लिए क्या है? एसेट है। और हर लोन के साथ
जुड़ा हुआ रिस्क क्या है, अगर हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं टू द टोटल कैपिटल ऑफ द बैंक, तो हम जज कर पाएंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशो क्या है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं टीयर 1 कैपिटल और टीयर 2 कैपिटल क्या होता है। अगर हम टीयर 1 कैपिटल की बात करते हैं, इट रेफर्स टू बैंक्स कोर कैपिटल। कोर कैपिटल जो है, चाहे फिर वो इक्विटी में हो, चाहे डिस्क्लोज्ड रिजर्व्स हो, चाहे फिर बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, वो जो कोर कैपिटल है इट कॉन्स्टिट्यूट्स टीयर 1 कैपिटल। ऐसी अगर हम टीयर 2 कैपिटल की बात करते हैं तो ये जो बैंक के सप्लीमेंट्री कैपिटल हैं, जैसे कि अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स जो उन्होंने दिखाए ही नहीं है, प्लस अनसिक्योर्ड सबऑर्डिनेटेड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने इन्वेस्ट कर रखे हैं वो जो हैं वो सारे ही क्या कैलकुलेट करते हैं टीयर 2 कैपिटल। अगर हम यहां पर बात करते हैं जो टीयर 2 कैपिटल है, इट इज कंसिडर्ड लेस रिलायबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे प्रीलिम्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेस रिलायबल कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है दैट इज टीयर 2। टीयर 2 क्यों? क्योंकि यहां पर आपको अनडिस्क्लोज्ड रिजर्व्स देखने को मिलते हैं और अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम टीयर 1 की बात करते हैं तो बैंक का कोर कैपिटल है, राइट। सो जो कोर कैपिटल है ऑब्वियस सी बात है दैट इज मोर सिक्योर। सो टीयर 2 इज कंसिडर्ड लेस रिलायबल दैन टीयर 1 capital because it is more difficult to accurately calculate and more difficult to liquidate. So सबसे पहले liquidity, जो liquid assets हैं वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? That is in the tier 1 capital. For example, बैंक यहाँ पर गोल्ड बार्स रख रहा है तो वो हाईली लिक्विड है, तो यहाँ पर जितने भी लिक्विड एसेट्स हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे? टीयर 1 में। और जो भी अनसिक्योर्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कहाँ पर रखे जाएंगे? टीयर 2 में। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। सो दिस इज टीयर 1 कैपिटल वर्सेस टीयर 2 कैपिटल। नेक्स्ट चलते हैं हम बेसल 2 नॉर्म्स पे। बेसल 2 इंट्रोड्यूस करे गए थे 2004 में। यहां पर आपको अगेन 3 चीजों पे बात करी गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। यहां पर अगेन कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट की बात करी गई है, फिर सुपरवाइजरी रिव्यू की बात करी गई है और यहां पर मार्केट डिसिप्लिन की बात करी है। तीनों चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो नंबर 1, नंबर 2 सुपरवाइजरी रिव्यू, नंबर 3 मार्केट डिसिप्लिन। देखिए अभी हमने कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करी तो यहां पर यही बोला गया है कि आपके पास जो CAR है वो एटलीस्ट 8% होना चाहिए। नंबर 2 यहां पर सुपरवाइजरी रिव्यू के बारे में बात करी जा रही है, तो यहां पर यह कहा गया है बैंक्स वर नीडेड टू डेवलप एंड यूज बेटर रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसमें वो प्रॉपर्ली मॉनिटर करे, मैनेज करे जितने भी उसके टाइप्स ऑफ रिस्क्स हैं। अब रिस्क्स उनको 3 फैक्टर्स में देखने को मिलते हैं। क्रेडिट में रिस्क हो सकता है, मतलब वो जो लोन दे रहे हैं उसमें रिस्क हो सकता है। मार्केट अप एंड डाउन हो सकती है, क्यों? क्योंकि जो बैंक्स का प्रॉफिट है वो एक्चुअली में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? दैट इज इन इक्विटी एंड डेट। तो वो जो इक्विटी एंड डेट है, मार्केट अप एंड डाउन जाएगी तो भी आपको यहाँ पर रिस्क देखने को मिलेगा और ऑपरेशनल रिस्क भी हो सकते हैं। तो 3 फ्रंट पे जो रिस्क्स हैं उनको प्रॉपर्ली आप रिव्यू कीजिए, ये कहा गया था बेसल 2 नॉर्म्स में। बेसल 2 नॉर्म्स में थर्ड पॉइंट है मार्केट डिसिप्लिन। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब क्या है? दिस नीड्स इंक्रीज्ड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पर जो भी बैंक्स हैं उनको यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहिए कि मेरे पास NPAs कितने हैं, राइट, कि मेरा जो बैंक है वो कितना एक्सपोज्ड है, रिस्क के कितना एक्सपोज्ड है। तो CAR उनको प्रॉपर्ली बतानी चाहिए, रिस्क एक्सपोजर करना चाहिए, सारी चीजें किसको बतानी चाहिए? दैट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहां पर आपको मार्केट डिसिप्लिन भी बात की गई है इन दी बेसल 2 नॉर्म्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो बेसल 2 नॉर्म्स इन इंडिया एंड ओवरसीज आर येट टू बी फुली इंप्लीमेंटेड, दो इंडिया फॉलोज दीज नॉर्म्स। सो इंडिया अभी तक बेसल 2 के नॉर्म्स को फॉलो कर रहा है। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। अब हम बात करते हैं बेसल 3 नॉर्म्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक के लिए। देखिए हम बेसल 3 की बात करते हैं तो बेसल 3 को एक्चुअली में कब लाया गया था? जब 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, उसके बाद 2010 में बेसल 3 नॉर्म्स लाए गए। अब इन बेसल 3 नॉर्म्स के क्या क्राइटेरियाज हैं वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सो दीज गाइडलाइंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू द फाइनेंशियल क्राइसिस दैट वाज हेल्ड इन 2008। ऐसी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मेन एम क्या है उसको समझ लीजिए। देखिए मेन एम है कैपिटल का,
कैपिटल लेवरेज, फंडिंग एंड लिक्विडिटी का। सो हम एक एक करके सारे पढ़ लेते हैं। अगर हम यहाँ पर कैपिटल की बात करते हैं तो देखिए अगेन यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की बात करी गई है, जिसको हमें मेंटेन करना है 12.9%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बेसल 1 और बेसल 2 की बात करते हैं, वहां पर मिनिमम रिक्वायरमेंट CAR की कितनी थी? 8%। अब बेसल 3 में ये कहा गया है कि जो आपकी CAR एडिक्वेसी रेशो है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, दैट शुड बी मेंटेन्ड एट 12.9%। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेवरेज की, लेवरेज का मतलब क्या होता है? द लेवरेज रेट हैज टू बी एटलीस्ट 3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न दिस। द लेवरेज रेट इज द रेशो ऑफ द बैंक्स टियर 1 कैपिटल टू एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। अब बैंक के कुछ ना कुछ तो एसेट्स होंगे, जितने भी कंसोलिडेटेड एसेट्स हैं उसमें से टियर 1 कैपिटल कितना है, हाईली लिक्विड कैपिटल कितना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि टियर 1 कैपिटल क्या है? बैंक का कोर कैपिटल, राइट। सो लिक्विड एसेट्स कितने हैं एज कंपेयर टू डिवाइडेड बाय द टोटल एवरेज कंसोलिडेटेड एसेट्स। तो ये लेवरेज रेशो कितनी होनी चाहिए? 3% होनी चाहिए, एटलीस्ट इट शुड बी 3%। तो 2 पॉइंट्स पढ़े, सबसे पहला कैपिटल, फिर लेवरेज। कैपिटल एडिक्वेसी रेशो की अगर बात करते हैं तो बेसल 3 ने क्या बोला है? मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? 12.9%। नेक्स्ट अगर हम लेवरेज की बात करते हैं तो लेवरेज क्या होता है? दैट इज द रेशो ऑफ द बैंक्स टियर 1 कैपिटल अपॉन द एवरेज टोटल कंसोलिडेटेड एसेट्स। आई होप यहां तक क्लैरिटी है। नेक्स्ट आता है दैट इज फंडिंग एंड लिक्विडिटी। अब फंडिंग एंड लिक्विडिटी को हम 2 तरीकों में नापते हैं। एक होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशो और दूसरा होता है नेट स्टेबल फंड्स रेट। सो हम बात कर रहे थे दैट इज लिक्विडिटी कवरेज रेशो की। सो अगर हम लिक्विडिटी कवरेज रेशो के बारे में बात करते हैं, सो इट रिक्वायर्स बैंक्स टू होल्ड अ बफर ऑफ हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स सफिशिएंट टू डील विद द कैश आउटफ्लोज एनकाउंटर्ड इन अ एक्यूट शॉर्ट पीरियड। सो जब भी बैंक रन की सिचुएशन आती है तो बैंक रन की सिचुएशन से निपटने के लिए यहां पर यह कहा गया है कि आपके पास लिक्विडिटी कवरेज रेशो होनी चाहिए, जहां पर हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट्स आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेट स्टेबल फंड्स रेट की। देखिए जब भी हम नेट स्टेबल फंड्स रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? इट रिक्वायर्स बैंक्स टू मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल इन रिलेशन टू देयर ऑफ बैलेंस शीट एसेट्स एंड एक्टिविटीज। सो यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट, आपके पास जो स्टेबल फंड्स रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से जो भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी क्राइसिस होता है आप उससे निपट पाए। सो अगर हम यहाँ पर फंडिंग एंड लिक्विडिटी की बात करते हैं तो आपके पास 2 कैटेगरीज में ये डिवाइडेड है। एक है आपका लिक्विडिटी कवरेज रेशो और दूसरा है नेट स्टेबल फंड्स। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो डेडलाइन यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने की थी, दैट वाज मार्च 2020। बट क्योंकि कोविड हो गया तो यहाँ पर बेसल 3 नॉर्म्स को अभी तक इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज, जहां पर हमने बेसल 1, 2, 3 की बात करी और जो क्रेडिट स्विस बैंक है वो क्यों फेल हो रहा है इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश करी। अब इसी के रिगार्डिंग हम एक MCQ को प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपसे बेसल नॉर्म्स के बारे में पूछा गया है। Which of the following statements are correct? First है, the purpose of the norms is to ensure that financial institutions have enough capital on account to meet the obligations. Second statement है, Basel 3 norms aim at making most banking activities such as their trading book activities more capital intensive. Third की अगर बात करते हैं, presently Indian banking system follows Basel 3 norms. अब देखिए यहाँ पर explanation की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है आप ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शंस हैं, दैट इज विच ऑफ द अमंग आर करेक्ट, 1 ओनली, बी है 1 and 2 ओनली, सी की अगर बात करते हैं दैट इज 2 and 3 ओनली, और इज इट डी आपके पास 1, 2 and 3। देखिए सिंपल सा है। अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि इसकी डेडलाइन क्या थी, मार्च 2020, लेकिन कोविड-19 हो गया जिसकी वजह से अभी तक भी बेसल 3 नॉर्म्स को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। तो यहाँ पर यही बात करी गई है, प्रेजेंटली इंडियन बैंकिंग सिस्टम फॉलोज बेसल 3 नॉर्म्स, नो, इट फॉलोज बेसल
टू नॉर्म्स। सो यहाँ पर आपको आंसर मिल जाता है, दैट इज बी, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बेसल 3 नॉर्म्स की बात करते हैं, इसका मेन एम क्या है, एट मेकिंग दी मोस्ट बैंकिंग एक्टिविटीज सच एज दैट ट्रेडिंग बुक एक्टिविटीज मोर कैपिटल इंटेंसिव। सो आपके पास कैपिटल ज्यादा रहे, चाहे फिर हम लिवरेज की बात करें, चाहे हम यहाँ पर फंडिंग की बात करें, तो दोनों में ही आपको कैपिटल इंटेंसिव चीज़ों के बारे में बात की गई है, राइट। सो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर हम बेसल नॉर्म्स की बात करते हैं तो ये एक्चुअली में क्या है, ये मेंटेन करना चाहते हैं, दे वांट टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव इनफ कैपिटल ऑन अकाउंट टू मीट दी ऑब्लिगेशंस। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने टॉपिक को होलिस्टिकली कवर किया है। बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3 नॉर्म्स जो हैं वो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।